हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी लाइव पर। बच्चों, हम लाइव क्लासेस मेंटोर जी पर लगातार देखते आ रहे हैं और काफी हम फायदा उठा रहे हैं। मुझे बच्चों के बड़े अच्छे व्यूज मिल रहे हैं कि काफी इसमें फायदा मिल रहा है बच्चों को। तो इसलिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने बच्चों किया था सैंपल पेपर का सेक्शन ए और बी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी। तो स्टार्ट करने से पहले माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाते हैं और बायोलॉजी के लिए एक शेर अर्ज करता हूं आपके सामने कि ये बायोलॉजी बनेगी आसान, ये बायोलॉजी बनेगी आसान, बस इतना समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट का जरिया है और समझते जाना। जो ये रटने का ख्याल है ना, इसको दिमाग से बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो क्या कहा मैंने कि ये बायोलॉजी बनेगी आसान, बस इतना समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट का जरिया है और समझते जाना है और रटने को बिल्कुल छोड़ना है। रटना आपकी कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं करेगा। बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपको ध्यान में रखना है। और जब वीजे है साथ तो डरने की क्या बात, आपके साथ हूं मैं। बायोलॉजी को इसी तरीके से आपके लिए आसान बनाता रहूंगा और इसी तरीके से हम बायोलॉजी को इजीएस्ट करने की अप्रोच के साथ जुड़े रहेंगे। बच्चों, फिगर गिवन बिलो shows थ्री sperms ए, बी एंड सी। तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, तीन स्पम्स आपको दिए हुए हैं और ये आपको ध्यान में रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़े ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 और चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हर हालत में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, दैट्स एनसीईआरटी बुक फिगर, कंप्लीटली उसी को ही आपका पूरा ओवरव्यू देकर दिया गया है। नथिंग देयर इज न्यू। तो अब आप देख सकते हैं ए, बी और सी, तीन स्पम्स आप देख रहे हैं और इन तीन स्पम्स में आप देख रहे हैं सी इज ट्राइंग टू अप्रोच, बी इज approaching in this corona radiata. So this R is nothing but corona radiata. So that is corona radiata. And this is zona pellucida. So these are the two layers. So this is approaching, this this is dissolving the corona radiata, and that is going to dissolve this जोना पेलुसिडा। तो अब आपका इसी से आंसर जुड़ा हुआ है। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन आपने कर लिया और उसके बेसिस पर देखिए ये आंसर जुड़ा हुआ किससे है। विच वन ऑफ थ्री स्पर्म्स विल गेन एंट्री इनटू द ओवम, एंड द राइट आंसर इज ए। तो ए एंट्री लेगा एंड फॉर दिस यू गेट 0.5 मार्क्स। इसके लिए 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द एसोसिएटेड चेंजेस इंड्यूस्ड बाय इट ऑन पी एंड क्यू। तो देखिए पी से दो चेंजेस होंगे। पहला, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, और टू अलाउ मोनोस्पर्मी। अब इसके लिए जोना पेलुसिडा के अंदर चेंजेस होते हैं, इस लेयर के अंदर चेंजेस होंगे और जो चेंजेस
करके ये कंफर्म किया जाएगा दीज चेंजेस इंड्यूस्ड फॉर टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी और टू अलाउ मोनोस्पर्मी। ठीक है, तो ये आपका पी के अंदर होगा चेंज। अब क्यू क्या है? क्यू इज ओवम, क्यू इज ओवम। तो इसके अंदर आपको इसके 0.5 मार्क्स मिलेंगे और फिर उसको आप एक्सप्लेन करेंगे जोना पेलुसिडा के बेसिस पर के इंड्यूस चेंजेस इन द जोना पेलुसिडा दैट लीड्स टू प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड अलाउ मोनोस्पर्मी। इसी तरीके से ओवम के अंदर चेंजेस क्या होंगे? जैसे ही ये टच करेगा जो ओवम में सेकेंडरी ऊ साइट है, ऊ साइट जो कि अभी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट किए हुए है, इसके अंदर आगे डिवीजन बढ़ेगा दैट कंप्लीट सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और उससे दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी एंड दैट इज अनइक्वल। ये अनइक्वल डिवीजन होगा, लार्ज ऊटेड बनेगा, ऊटेड। यहां से दो स्ट्रक्चर बनेंगी, लार्ज ऊटेड एंड स्मॉलर सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। तो इस तरीके से ये आपका क्यू के अंदर चेंजेस होंगे और यही लार्ज ऊटेड जो है, लार्ज सेल ऊटेड का न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करके जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरीके से इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव, अब आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, 1 नंबर आपको मिल गया इसके लिए, 1 नंबर मिल गया आपको इसके लिए, 0.5 मिल गया इसके लिए और 0.5 मिल गया ए के लिए। तो इस तरीके से टोटल हमारा 3 मार्क्स की ये वेटेज इस तरीके से कंप्लीट होती है बच्चों। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले भी ये आंसर आते थे, इसी तरीके से क्वेश्चन आते थे, लेकिन उनकी आस्किंग बड़ी सीधी होती थी। दोज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट नाउ आप देख रहे हैं आपको इसमें से पहले इंटरप्रिटेट करना है, चूज करना है कि आउट ऑफ ए, बी और सी विच इज गोइंग टू एंटर इनटू द ओवम। और फिर क्यू को आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, आर को आइडेंटिफाई करना है, पी को आइडेंटिफाई करना है। तो सब कुछ आपको उसको इंटरप्रिटेट करना है और फिर सही आंसर की तरफ बढ़ना है। दैट्स व्हाई दीज आर नेम्ड एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और किस तरीके से डिवीजन है वो भी मैंने आपको समझाया कि मार्किंग स्कीम में किस तरीके से आपको लिखना है। अब एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें बच्चों कि जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसको स्टेप वाइज उस आंसर को उसी तरीके से क्वेश्चन को आपका सेटिस्फाई करते हुए लिखें, अपनी तरफ से नई एग्जाम्पशंस ना बनाएं। जो पूछा गया है उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23 और दैट्स वेरी सिंपल कि एक्सप्लेन द फेजेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द मोरुला स्टेज टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन ए ह्यूमन फीमेल। अब इसमें आप देखेंगे बच्चों तो बड़ा सिंपल सा व्यू है इसका। ये आपने डायग्राम बिल्कुल बुक का है और उसमें कुछ नया नहीं किया है इन्होंने, सिंपल उस डायग्राम को आपको फोकस करना है, देयर इज नथिंग इन दैट। उस डायग्राम को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से या तो डायग्राम के बेसिस पर बना दीजिए या उसको बना दीजिए आप स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या फॉलो करना है। दिस इज ऑल अप टू यू। दिस इज ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है कि किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है। ये दोनों तरीके से आंसर दिया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में भी और आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी। तो दैट इज अगेन अ सिंपल बुकिश क्वेश्चन। ये देखिए अभी जो हमने किया
सेम वही डायग्राम में आपके अलग अलग, इसको जोना पेलुसिडा को, ओवम को और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को आप देखेंगे तो इसको ही इन्होंने अलग कर दिया, हटा दिया, ओमिट कर दिया। अब ये डायग्राम इससे अगला पूछ लिया गया है, तो या तो आप ये डायग्राम बना दें। क्वेश्चन में आपसे मोरुला के बाद से इम्प्लांटेशन तक पूछा गया है, तो यहां से आप स्टार्ट होंगे किस तरीके से, देखिए। जो मोरुला होता है बच्चों, मोरुला के अंदर दैट इज 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज होती है, ब्लास्टोमियर। तो ये ध्यान रखना है, ये जितनी भी सेल्स हैं इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ये क्लीवेज है और जनरली हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस क्लीवेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें तीनों फेज होती हैं, G1, S और G2, लेकिन इसके अंदर केवल S फेज होती है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम सेल्स को आपका डॉटर सेल्स कहते हैं, यहां पर हम सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, प्लाज्मिक रेशो दैट रिमेन्स हाई, यहां पर हाई रहता है और इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए तो यहां नहीं पूछा गया है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम टेलिंग यू। तो ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं हम इसको, और ये 8 to 16 सेल्ड स्टेज है। उसके बाद आप देखेंगे दैट बिकम्स 16 to 32 सेल्ड स्टेज। ये नेक्स्ट है जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। ये आपका 16 to 32 सेल्ड स्टेज है। अब ये ऑर्गेनाइज हो जाती है, डिफरेंशिएटेड हो जाती है, दैट बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। इसकी जो ब्लास्टोमियर्स हैं, दीज बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। तो मोरुला से आपने स्टेप स्टार्ट किया, स्टेप वन। स्टेप वन में आपने जानकारी दे दी कि 8 से 16 सेल वाली स्टेज है। फिर आप दूसरी जानकारी स्टेप टू में देंगे कि देन नेक्स्ट स्टेज इज 16 to 32 सेल्ड स्टेज। ठीक है, दैट इज these cells, these blastomeres become organized and differentiated to form stage blastocyst। फिर आप सेकंड स्टेप लिखेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब इसको ब्लास्टोसिस्ट क्यों कहते हैं, फिर तीसरा पॉइंट बताएंगे आप, इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि सम ऑफ द आउटर ब्लास्टोमियर्स डेवलप इनटू ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड इनर ब्लास्टोमियर्स फॉर्म ICM, इनर सेल मास, इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास आगे चलकर डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट इनटू जर्म लेयर्स, ये आगे जर्म लेयर्स में डिफरेंशिएट होगा। ये जर्म लेयर्स पहले बनेगी आपकी एक्टोडर्म, फिर बनेगी एंडोडर्म, और फिर इनके बीच में डेवलप होगी मीजोडर्म। अब ये फिर आगे चलकर यही टिश्यू लेयर्स पहले, सॉरी, जर्म लेयर्स टिश्यू बनाएंगे और फिर ये ऑर्गन बनाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज टिश्यू फॉर्मेशन को हम कहेंगे टिश्यू जेनेसिस, और ऑर्गन बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। और वहीं ट्रोफोब्लास्ट के लिए आप पॉइंट लिखेंगे कि दैट डेवलप्स प्लेसेंटा, ये आगे चलकर इससे बनेंगे, प्लेसेंटा बनेगी यही, और इससे पहले इम्प्लांटेशन होगा। ये पूरा का पूरा स्टेज इसमें एक पिट बनेगा, पिट में एम्बेड हो जाएगा, और एम्बेड होने के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट चारों तरफ से
यूट्रस की लाइनिंग से घिर जाएगी, एंड दैट पर्टिकुलर इज नेम्ड एज इम्प्लांटेशन, एंड दैट फॉलोज द प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। अगर आप डायग्राम बना देते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन डायग्राम के साथ साथ आपको इनको समझाना पड़ेगा। तो ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। भले ही ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है, इसकी वैल्यू जब ही बनेगी जब आप इस इफेक्टिव वे से इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जिस जो अभी हमने किया 23। अब वापस चलते हैं सैंपल पेपर पर। So this is question number 23. Explain the phases in embryonic development from the morula stage till the establishment of pregnancy. Pregnancy का मतलब ये है कि आपको implantation तक इसकी पूरी जानकारी देनी है। So that is the answer of this question. तो आप इसमें बता दें जैसे जैसे अभी समझाया था आपको, और you have to make the diagram. अब नेक्स्ट भाई, इस क्वेश्चन को जितनी बार आप कहें इंपॉर्टेंट उतनी बार कम है। दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ सर्टेन क्वेश्चन इन एग्जाम। 100% ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दैट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को मर्ज कर किया गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ दूसरा चैप्टर है आपका चैप्टर 4, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों चैप्टर को एक साथ जोड़कर यह क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए जी, जो आपका, और इसके अंदर आपका चैप्टर 3 भी जुड़ा है। चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, 3 चैप्टर्स को बनाया गया है, क्योंकि एक एमटीपी जो है वो चैप्टर 3 से है, और आपका प्रेगनेंसी का फीटस का डेवलपमेंट जो है ये चैप्टर 2 से उसको रिलेट किया गया है, और ये जो आप क्रोमोसोम्स का बेसिस लिया गया है ये चैप्टर 4 से लिया गया है। और आज की तारीख में इस तरीके के क्वेश्चंस की बड़ी अच्छी डिमांड है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन में, देखिए समझते हैं हम क्वेश्चन को कि व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग। देखिए, अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल was advised to undergo मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों आप जानते ही हैं, जब कंप्लीट पीरियड होने से पहले, 9 मंथ से पहले ही बच्चे को अबॉर्ट करा दिया जाता है, इंड्यूस अबॉर्शन जिसे हम बोलते हैं, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो वो यहां पर एडवाइस किया है एक प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर ने। इट वाज डायग्नोज दैट fetus she was carrying had developed from a zygote having 45 chromosomes. That means this is XO condition, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक ही है, दूसरा नहीं है। ऑटोसोम्स आर कंप्लीट, सो दैट बिकम द कैरियोटाइप, और ये बन गया आपका मोनोसोमी, और दैट इज 2n-1। और ये जो आपने पढ़ा है दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम, आपने इसको पढ़ा है टर्नर सिंड्रोम, एंड दैट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, दैट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, फेलियर ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान जो सेपरेशन होता है क्रोमेटिड्स का वो नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन, that leads to aneuploidy, that leads to aneuploidy, and that is named as टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी, और उसका आपका कैरियोटाइप हो गया AA+XO। सो व्हाट इज द कंडीशन, तो कंडीशन आपको बता दिया। हाउ डस इज अराइज, एन्यूप्लॉइडी या नॉन डिसजंक्शन की वजह से डेवलप होगा। वाई वाज शी
अब आप जानते ही हैं, वही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिखने हैं कि रूडिमेंट्री ओवरी होगी इसकी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके अंदर जो भी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, स्टेराइल होगा ये, ठीक है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आप इसके अंदर लिख देंगे जो भी उसके साथ रिलेट किए हुए हैं। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको ये मोनोसोमी का दे दिया, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको जोड़ दिया जाए फिनाइल कीटोन यूरिया के साथ, ये जोड़ दिया जाए कलर ब्लाइंडनेस के साथ, ये जोड़ दिया जाए आपका क्लिनेफ्लेस्टर सिंड्रोम के साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो यहां पर ही इस चीज को अपने दिमाग में फ्रेमवर्क में डाल लीजिए बिल्कुल, कि इसकी जगह डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, इसकी जगह क्लिनेफ्लेस्टर सिंड्रोम भी हो सकता है, इसकी जगह फिनाइल कीटोन यूरिया भी हो सकता है। सो कोई भी आपको हिंट देकर उस पर्टिकुलर डिजीज के साथ जोड़ा जा सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। अब आगे चलते हैं और फिर क्वेश्चंस की दुनिया का एक और नया धमाका, ये फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि आस्किंग इज ओनली डिफरेंट। पूछने का तरीका बदल गया है, कॉन्सेप्ट वही है, बस हमें रीडिंग टाइम का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। जितना बेहतर आप रीडिंग टाइम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट्स जो आपको पेपर को रीड करने के लिए मिलते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है। उसमें आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू विल सॉल्व 16 एमसीक्यूज, 12 एमसीक्यू और 4 एसर्शन रीजन, ये आपके 100% उस पीरियड में सॉल्व हो जाने चाहिए। आपको घबराना नहीं है, एक क्वेश्चन को 4 बार भी पढ़ना पड़े, 5 बार भी पढ़ना पड़े, पढ़िए उसको, उसके ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से जज कीजिए और तब फाइनली इंटरप्रिटेट करिए। जल्दबाजी ही सबसे बड़ा दुश्मन है आजकल के एग्जाम पैटर्न का, इसलिए आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पर 3 ग्राफ जो हैं, आप अगर आपको ध्यान हो तो वन इज स्टेबलाइजिंग, सेकंड इज डायरेक्शनल एंड थर्ड इज डिसरप्टिव। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर यह क्वेश्चन बनाया गया है और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से देखिए बच्चों रिप्रेजेंट किया है। द ग्राफ बिलो शो 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज आई टोल्ड यू। द शेडेड एरिया मार्क विद एरोज, जो एरो से ये मार्क किया गया है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं इसमें, ये एरो से जो मार्क कर रहे हैं, शो द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, के ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन में हैं, विच आर नॉट सेलेक्टेड, ये सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ये सभी में नॉट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग में इंटरप्रिटेशन करना है ना, तो नॉट सेलेक्टेड, दिस वन, दिस वन आल्सो नॉट सेलेक्टेड। तो ये हिस्सा वो है जो नेचर ने इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो सेलेक्ट क्या हुआ, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये क्या हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। तो हमें अपने दिमाग में ये फ्रेमवर्क तैयार करना है कि ये हिस्सा सेलेक्ट हुआ है और ये हिस्सा सेलेक्ट नहीं हुआ है। बस यहीं पर आपने अगर इस चीज को माइंड सेटअप कर लिया तो फिर आपके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना मुश्किल नहीं है। द डॉटेड वर्टिकल लाइन शो द स्टैटिस्टिकल मीन, इनका मीन दिखा रहा है। तो ये लाइन हमें क्या दे रही है, स्टैटिस्टिकल मीन दे रही है, कल मीन, ये हमें मीन बता रही है। तो हमने क्वेश्चन को पढ़कर उसको जज कर लिया कि भाई ये चीजें हमें दी हुई हैं। तो दैट इज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट मीन्स आर गिवन टू द टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, एग्जाम्पल ए बी एंड सी। अब तीनों के अंदर
नेम्स पूछे हैं, तो सीधी सी बात है हाफ इंटू थ्री 1.5 का हो गया ये। अब देखो इसमें मीन करेक्टर वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है ये, सो दैट विल बी स्टेबलाइजिंग बिकॉज इट शोज, ये आप यहां अगले में आपसे पूछा गया है इलस्ट्रेट करने के लिए कि किस बेसिस पर आपको, ये आप लिख सकते हैं यहां पर दैट सजेस्ट मीन करेक्टर वैल्यू, करेक्टर वैल्यू। तो सिंपल सा वर्ड लिखना है और कुछ नहीं लिखना है आपको, क्योंकि 0.5 की वैल्यू है केवल इसकी, फालतू कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। तो दैट्स फॉलो द दैट सजेस्ट मीन करेक्टर वैल्यू। अब आप देख रहे हैं किसी एक डायरेक्शन की तरफ ये जा रहा है, तो अब ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ, तो दैट्स व्हाई इट बिकम डायरेक्शनल, सो दैट इज अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू। ठीक है जी। और तीसरा आप देख रहे हैं दोनों तरफ जा रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है वो दोनों तरफ हो रहा है, तो दैट बिकम डिसरप्टिव, डिसरप्टिव। एनी वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, यहां पर तो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, यहां पर इन द बोथ डायरेक्शन दैट हैज द एनी वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू। तो इस तरीके से आपने ये 1.5 मार्क डेवलप कर लिए। उसके बाद फिर आपको इसको ग्राफ को शो करना है, तो पहले वाले के लिए आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, और इसको आप दिखा देंगे, केवल बीच की वैल्यू शो करेंगे। दूसरे के लिए आप ग्राफ बनाएंगे और इसको एक डायरेक्शन में दिखा देंगे कि इस क्योंकि इसी डायरेक्शन की तरफ ये आपको शो हो रहा है, तो ये डायरेक्शनल हो गया। और इसके अंदर आप इस तरीके से दोनों तरफ, एक इस तरफ दिखा देंगे और एक इस तरफ दिखा देंगे, बीच की वैल्यू को आपको नहीं दिखाना है। तो 1.5 नंबर आपको इसके मिलेंगे, हाफ इंटू थ्री दैट बिकम 1.5। तो इस तरीके से दो पार्ट में ये 1.5 अप्रोच का आपका क्वेश्चन है, जो इजीली आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू को समझे। देखो शुरुआत का इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको दिए, शेडेड रीजन, यही पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पढ़ने में जरा सी भी आपने जल्दबाजी कर दी तो आप उसका उल्टा लिख आएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये देख कर के जी ये रीजन डेवलप हो रहा है, जबकि डेवलपमेंट इस शेडेड के बिना ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहे, स्पेशली कह रहे हैं नॉट सेलेक्टेड। सो क्वेश्चन इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि वो हिस्सा सेलेक्ट नहीं हुआ है जो आपका शेडेड है, जो अनशेडेड रीजन है दैट सेलेक्टेड। तो अब आप इसमें देख रहे हैं ये सेलेक्टेड है, तो सिंपल सी बात है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि मीन करेक्टर वैल्यू की तरफ। आप इसमें देखेंगे तो ये किसी एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखिए इधर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो यानी कि एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, दैट इज डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू। और तीसरे में आप देख रहे हैं केवल बीच के अंदर सिलेक्शन नहीं है, बाकी दोनों तरफ सिलेक्शन है, तो लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, तो दैट इज नेम्ड एज डिसरप्टिव। और डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है कि इन एनी डायरेक्शन लेफ्ट और राइट अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू। अब यही सेम चीजें आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको शो करता हूं, दिखाता हूं, आप उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपनी तरफ से इसके लिए कुछ स्पेशल बात बताई है, सब कुछ चीजें आप देखेंगे तो बुक के अंदर अवेलेबल है। और उसी चीज को उठाकर हमें वैल्यू को बार बार इसलिए दिखा रहा हूं उस रिलेटेड चैप्टर को, ताकि आपको वहां वहां मार्क कर लें आप, और ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, क्योंकि सैंपल पेपर में ये आपको जो अगले भी दिए गए हैं दोनों, उनमें भी ये सैंपल पेपर में दिया गया है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आप भी इसको उस जगह मार्क कर लें। देखिए ये तीनों पॉइंट आपको सेम वही दिए हुए हैं, आप देखेंगे तो दैट इज स्टेबलाइजिंग। अब आप देख रहे हैं पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, सो दैट इज डायरेक्शनल, और टू पीक्स फ्रॉम shifted in either direction, so that is named as
और इसी तरीके से इन्होंने यहां पर बताया भी है। देखिए, स्टेबलाइजेशन के लिए सिंपल ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए बच्चों, कि दैट इज एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू। डायरेक्शनल चेंज के लिए मोर इंडिविजुअल एक्वायर अदर देन मीन करेक्टर। इतना लिखने से ही आपके नंबर पक्के हैं। आज की तारीख में बहुत ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड लिखने से मार्क्स मिलते हैं। अब आप देखिए, उसमें पूछा ही सेलेक्टेड है, तो आपको पूरा गाना गाने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा उसको, आप मुद्दे की बात करिए। और डायरेक्शनल चेंज मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, और डिसरप्शन मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। नेक्स्ट इज एरेशन टैंक। भैया इसके ऊपर तो आप 2024 लिख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से ये धांसू क्वेश्चन है। दैट विल कम, दिस दिस इज द चांस, दैट इज द 100% चांस टू कम दिस क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। तो इसको तो भैया घोट कर पी जाओ और इस तरीके से हजम कर लो कि कोई सपने में भी पूछे तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आ रहा है। तो भले ही 2-3 नंबर में ना मिले, किसी भी और फॉर्म में मिल जाए, 4 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में मिलेगा जरूर। तो इसको लॉक कर लें आप बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से इसको दिमाग में रखें। देखिए जी, the aeration tank of a sewage treatment plant is not functioning properly। देखो, अब कान दूसरे तरीके से ऐठे हैं, इसने फंक्शन नहीं पूछा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया और व्हाट आर द इवेंट्स इन द ट्रीटमेंट प्लांट के एरेशन टैंक में क्या इवेंट्स होते हैं, इसने सीधी बात नहीं पूछी है। अब ये पूछ रहा है कि उसके अंदर फंक्शनैलिटी खराब हो गई, उसकी माल फंक्शनिंग हो गई, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली मतलब माल फंक्शनिंग हो गई। तो एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड बीओडी। तो कान उसने उल्टा पूछ लिया, फंक्शन ही पूछे हैं लेकिन आपको घुमा दिया है थोड़ा सा। तो बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए जी, एरेशन टैंक का सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? सबसे पहला काम होता है बच्चों एरेशन टैंक का एरेशन। एरेशन एयर, अब जितनी ज्यादा उसमें दो चीजें होती हैं, एयर को कॉन्स्टेंटली पंप किया जाता है और उसको एजिटेट किया जाता है, यानी कि उसको जबरदस्त तरीके से उस पूरे एरेशन टैंक में सर्कुलेट करते हैं। तो एजिटेशन हो गया, उसको बार बार मैकेनिकली घुमाया जाएगा और साथ की साथ जबरदस्त एयर की सप्लाई की जाएगी। तो वो पहली बात, दोनों चीजें रुक गई, खराबी आ गई। तो ना एयर पंप हो रही है ना एजिटेट हो रही है, पहला स्टेप। अब जब यही नहीं होगा तो दूसरी दिक्कत क्या आएगी? दूसरी दिक्कत आएगी, इसके अंदर आपने पढ़ा है फ्लॉक्स होते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है? दैट्स अ अरेंजमेंट, मैश लाइक अरेंजमेंट ऑफ फंगल फिलामेंट्स, और उन फंगल फिलामेंट्स में ट्रैप होते हैं बैक्टीरिया। अब दीज आर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फंगल फिलामेंट्स के अंदर बैक्टीरिया का ट्रैप होना, ये पूरा अरेंजमेंट फ्लॉक्स कहलाता है। और ये तभी ग्रोथ करेंगे तब जब एयर जबरदस्त तरीके से सप्लाई होगी और साथ की साथ यूनिफॉर्मली उसको सर्कुलेट किया जाएगा, एजिटेट किया जाएगा, तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है, अब जब इनकी ग्रोथ नहीं होगी तो बीओडी रिड्यूस नहीं होगी। अब बीओडी आप जानते ही हैं कि 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ये फ्लॉक्स जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, वो बीओडी टेस्ट का तरीका होता है। दैट इज द वे टू टेस्ट बीओडी। तो अब जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी
उतना ज्यादा फ्लॉक्स डेवलप होंगे, विगरस ग्रोथ करेंगे, उतना ही वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे और उतना जल्दी ही बीओडी रिड्यूस होगी। अब जब ये सारे काम शुरुआत से हो ही नहीं रहे, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपने बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट भी बता दिया क्या है, सीवेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी ये भी बता दिया आपने। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब फिर मैं आपको ये दिखा देता हूं कि वेयर यू हैव दिस इन योर बुक, कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भैया। ये पूरा अच्छे तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ये 100% चांसेस हैं कि आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें। देखिए ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पूरा का पूरा इन्होंने पूछ लिया कि प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू एरेशन टैंक। अब एरेशन टैंक की खासियत बस यहीं से नो लगाते चलना है आपको। कॉन्स्टेंटली एजिटेशन नहीं होगा उसका, जिसकी एयर पंप नहीं होगी, जिसकी वजह से विग्रस ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स नहीं होगी, यानी कि बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, ये नहीं होगा। अब जब ये ग्रोथ नहीं होंगी तो ये अपनी ग्रोथ के टाइम पर ही कंज्यूम करते हैं मेजर ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली बीओडी रिड्यूस नहीं होगी, वो एज इट इज बनी रहेगी, पॉल्यूशन कम नहीं होगा। बीओडी बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, और इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, और बीओडी टेस्ट का जरिया भी यही है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें नेगेटिव इंपैक्ट के साथ लिखनी है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि ये काम नहीं हो रहा है, फंक्शनिंग नहीं हो रही है, देन व्हाट विल हैपन। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। उसको उसी तरीके से 1/2 × 6 = 3 मार्क्स में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक यू आर एंजॉइंग वेल। देखो बच्चों, मन से पढ़ना है, इजी रहिए, खुश रहिए, और एक टारगेट बनाकर पढ़िए। कोई भी हवा नहीं है, कोई चीज, कोई इसमें आपका कमजोर नहीं होता है, कोई स्ट्रांग नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं। मेरी नजर में कोई भी बच्चा बेवकूफ नहीं है, कोई भी बच्चा वीक नहीं है। वीक और स्ट्रांग होना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से अपने चारों तरफ के माहौल के लिए, एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट कर रहे हैं। बायोलॉजिकली सोचिए भाई, ये आपको चुनौतियां हैं, कंपटीशन है, एक तरीके से आपके लिए चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को आप हंसकर स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका आपको आउटपुट डिफरेंट मिलेगा। तो यही तरीका है सब्जेक्ट को आसान करने का। फील द सब्जेक्ट, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए और उस अप्रोच को अटैक करिए। अब आप देखिए, हम हर क्वेश्चन के पहले इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू आस्क एंड व्हाट आई हैव टू राइट। तो वो अप्रोच के साथ ही आपको चलना है। ये फिर एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बड़े अलग तरीके से आपको दिया गया है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, टू फार्मर ग्रू A farmer grew 2 varieties of corn crop। भुट्टे की 2 वैरायटीज उसने उगाई, एक फील्ड ए में और एक फील्ड बी में। ही ग्रू नॉर्मल कॉर्न क्रॉप्स इन फील्ड ए, जो रेगुलर ट्रेडिशनल वैरायटी है उसको डेवलप किया, और दूसरे में जीएम क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये प्रिंस आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से चैप्टर से उठाया गया है ये क्वेश्चन। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्न बोअरर्स अटैक ओनली इन फील्ड ए, to control it spores of bt were spread in field A। ठीक है जी, तो उसने बता दिया ए और बी दो फील्ड हैं। ए में आपका ट्रेडिशनल वैरायटी उगाई गई बीटी कॉटन, सॉरी कॉर्न कॉब की, और दूसरे के अंदर आपका कॉर्न बोरर्स को आपका अटैक कर लिया ए के ऊपर। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, उसने बीटी
का स्प्रे कर दिया गया स्पोर्स के, और वहीं बी के फील्ड के अंदर जीएम कॉर्न क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न क्रॉप को उगाया गया। अब यहाँ बीटी आप जानते हैं बैसिलस थ्रूइंजिनेसिस, तो अब उसके बेसिस पर देखिए नेम द जीन इन द स्पोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट, तो आप जानते हैं CRY हम इस जीन को कहते हैं। तो हम वहीं पर चलते हैं कि जो हमें इस आंसर को देगा, तो देखिए CRY क्राइजीन तो क्राइजीन की तरफ चलते हैं हम। एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो ये आपको स्पेशली दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बुक में नहीं है। देखिए दिस इज गिवन हियर, दिस वन क्राइजीन, ये आपके सामने है। मार्क करते चलिए, इसीलिए खोल खोल के उन्हीं सेम चीजों को आपके सामने ला रहा हूं ताकि आप वहां पर मार्क कर लें। अब जरूरी नहीं है ये कॉटन, ये कॉर्न बोरर का पूछा गया है, हो सकता है दूसरा आपसे क्राई सेकंड AB के बेसिस पर पूछ ले या इसके बेसिस पर पूछ ले, तो भैया ये कोई सा भी पूछा जा सकता है। ये तो एक आइडिया दे दिया गया है, उस आइडिया के बेसिस पर आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी है, नथिंग एल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ आपका ये कि कौन सा है, तो आपने बता दिया क्राई फर्स्ट AB। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। अब इसके बाद देखिए वो क्या पूछ रहे हैं, देखिए जी इसके बाद ये कह रहे हैं कि व्हाट इफेक्ट विल द स्पोर्स ऑफ बीटी हैव ऑन द इंसेक्ट पेस्ट। अब आप जानते ही हैं कि प्रोटॉक्सिन यानी कि एक प्रोटीन कोट के कवर में रहता है बैक्टीरिया के अंदर, ये जीन जो बनाता है वो प्रोटीन इनएक्टिव रहता है। अब जैसे ही इसका स्प्रे कर दिया गया और कॉर्न बोरर बोर करके उसको खाएंगे, उसके सैप को अंदर लेंगे, तो वो बीटी यानी कि बैसिलस थ्रूइंजिनेसिस भी उनके अंदर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वो पहुंचेगा तो इंसेक्ट्स के एल्कलाइन पीएच की वजह से जो चारों तरफ की टॉक्सिन कवरिंग है, जो एक क्रिस्टल है, क्राई क्रिस्टल से ही लिया गया है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, दैट बिकम सॉल्युबलाइज, और सॉल्युबलाइज होने की वजह से वो एक्टिव हो जाएगा, वो उसकी मिडगट से इंसेक्ट की चिपक जाएगा, वहां पर पोर्स क्रिएट करेगा, लाइसेंस लिजन्स क्रिएट करेगा, घाव क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वो कॉर्न बोरर जो है, इंसेक्ट जो है, वो मर जाएगा। तो ये आपको ये लिखना है इसके अंदर। तो इसमें आपका 0.5 का ये हो गया और लगभग 1.5 का या 2 मार्क्स का ये हो गया। हाउ डज फील्ड बी डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस पेस्ट। अब उसके अंदर ये फिर आप इसको इसमें बता सकते हैं वही कैसे डेवलप हुआ, सेम वही बात करनी है कि इसके अंदर ऑलरेडी वो प्रोटीन मौजूद है, और वो सेम रेफरेंस आप दे देंगे जो अभी हमने बताया था कि हाउ हैज फील्ड बी। तो फील्ड बी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उसके अंदर इन बिल्ड मैकेनिज्म डेवलप की गई है RDNA टेक्नोलॉजी से, और वो सेम तरीका का रेस्पॉन्स करेगा जैसे कि स्पोर स्प्रे करने के बाद रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है आपका बी में। तो बी में हमने मैकेनिकली उसको रेस्पॉन्स को डेवलप किया है, लेकिन हम सी के अंदर लिखेंगे कि फील्ड बी के अंदर वो टेक्निक RDNA टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट कर दी गई है, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसके पास वो इनबिल्ट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इसके साथ ही एक और पार्ट और दिया गया है आपको, देखिए इसमें भी आपका बड़े अच्छे तरीके से आपकी सेंस को एप्लीकेशन को टच किया गया है। इसमें भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं LPLD, इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज डिफेक्टिव जीन फॉर लाइपेज, यानी कि लाइपेज नहीं बना पाता, जो डिफेक्टिव हो गया, जो लाइपेज बनाने वाला जीन है वो नहीं, म्यूटेशन हो गया या डिलीशन हो गया, जिसकी वजह से लाइपेज नहीं बन रहा है, और इसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी। दिस लीड्स टू हाई ग्लिसराइड्स
स्टमक पेन, फैट डिपॉजिट्स अंडर द स्किन। तो ये आपको सिम्टम्स बता दिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। इट मे इवेंचुअली अफेक्ट लीवर, पेंक्रियाज एंड मे आल्सो कॉज diabetes. The disorder occurs if a child acquires defective genes from both पेरेंट्स, दैट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये भी आप सारी जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ आपको वो देख रहे हैं कि आप इस जानकारी के बेसिस पर, इसे कहते हैं सोर्स और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं बच्चों? सोर्स और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे जैसे वो कह रहा है, अभी देखिए बड़ी इजीएस्ट अप्रोच के साथ इसको हम करेंगे। ईआरटी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इज ट्रीटमेंट ऑफर टू पेशेंट विद एलपीएलडी। अब क्या, अब देखो पहला क्वेश्चन वही पूछ लिया, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन ईआरटी। भैया फंक्शनल जो प्रोटीन है, एंजाइम है, वो सीधा का सीधा इंजेक्शन के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है, दैट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे ही कि आपने जीन थेरेपी में पढ़ा था वही सेम। तो 0.5 मार्क्स का तो आपका ये हो गया। उसके बाद व्हाट कुड बी वन पॉसिबल ड्रॉबैक ऑफ ईआरटी। भाई दैट इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, क्योंकि इसका अपना एक समय है, उतने समय बाद फिर उसको दोबारा आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। तो ये फिर आपका हाफ मार्क का हो गया। हाउ कैन एलपीएलडी बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, सेम हम वही आरडीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने लिया रेट्रोवायरस एक, क्योंकि हम एनिमल्स के अंदर ज्यादातर क्या यूज करते हैं, हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। तो रेट्रोवायरस का हमने आपका जेनेटिक मटेरियल लिया, उसको वेक्टर की तरह यूज करेंगे हम। दूसरी तरफ लिया जी हमने क्या, ये आपका जीन जो बेसिकली लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी करता है, का बना मतलब लिपिड बनाने वाला जीन ले लिया, हमारा डिजायर्ड जीन हो गया। दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से, एंडोन्यूक्लियस से कट किया। उसके बाद हमने उसको डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसको अंदर, उसको हमने पेशेंट की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके वो सेल पेशेंट के अंदर डाल दी। तो इस तरीके से ये आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज जीन थेरेपी। और दूसरा एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला परमानेंट आप क्योर लिख सकते हैं इसके अंदर, यू कैन राइट एज वेल दैट एज वेल, उसको भी आप लिख सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर आपने इसको क्योर कर दिया, तो दैट इज द परमानेंट क्योर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सी सेक्शन, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का लास्ट सेक्शन आपका आ रहा है। गिव 3 रीजंस एज टू व्हाई द प्रोकैरियोट्स आर नॉट गिवन एनी फिगर फॉर देयर डाइवर्सिटी बाय द इकोलॉजिस्ट। ये एक जिसे कहते हैं ना, एक रसगुल्ला मिल गया आपको। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, जनरली ऐसा क्वेश्चन ही है, पहली बार मैं 3 नंबर में देख रहा हूं किसी सैंपल पेपर में, अदरवाइज ये ज्यादातर 1 या 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन भाई। एक तो सबसे पहला हो गया आपका कि जो है आप बैक्टीरिया जो हैं, प्रोकैरियोट्स जो हैं, वो आप बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन कल्चरेबल होते हैं, जिनको आप लैब में डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रिलेटेड बीमारी का खतरा होता है। दूसरा, अब आप इसको देखें तो भैया मॉलिकुलर फाइलोजेनी के बेसिस पर, मॉलिकुलर फाइलोजेनी के बेसिस पर ही इनके एक ही इकोलाई के भी बहुत सारे स्ट्रेन हो सकते हैं। उसके इंटरनल फीचर्स में मामूली सा बदलाव, मान लीजिए वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, या एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है, या आपका कैनामाइसिन रेजिस्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग हैं, तो उसके बेसिस पर उसका जो आपका स्ट्रेन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अब इस बेसिस पर ही अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इनका एस्टिमेट लगाएंगे, तो ये तो अरबों में हो जाएंगे, मिलियंस में हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा, इस तरीके से आपको इसके 3 अप्रोच बनाकर लिखने हैं, जो मैंने अभी आपको समझाए। सेम यही आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, सिंपली यू हैव टू पुट फॉरवर्ड अलोंग विद दिस।
इजीली आप इसको कर सकते हैं। 3 पॉइंट फॉर्मुलेट करिए और उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए जो भी मैंने आपको बताए कि कल्चरेबल नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के बेसिस पर ही बहुत वैरायटी हो जाएंगी, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, देन यू विल गेट द 100% 3 मार्क्स। एंड नाउ most important section for this, and that is the केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा दुखी कर रहे हैं आज की तारीख में बच्चों को दो ही चीज सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं, तीन चीज। एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस को पूछने का जो अंदाज बदल गया है। दूसरा, एमसीक्यूज में जय माता दी वाले तुक्के लगाते हैं, वो नहीं लगाने हैं। और तीसरा, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का दूसरा रूप जिसे हम कहते हैं आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो इनके ऊपर भी हमें बड़े अच्छे तरीके से तैयार होना है बच्चों, क्योंकि अब हमारे लिए 16 और 8 24 नंबर का ये सोर्स हो गए, और 24 नंबर बहुत वैल्यू रखता है 70 नंबर के पेपर में। तो इसलिए बड़े बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है, बिल्कुल इजी अप्रोच के साथ। और यहां पर भी एक ही चीज आपके काम में आएगी, और वो है क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना उसको अप्रोच करना आसान होगा। देखिए जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि द स्ट्रक्चर बिलो शोज PuC18। जैसे आपने PbR322 पढ़ा है, उसी तरीके से ये दूसरा सिंथेटिक वेक्टर है, एक अलग वेक्टर है जो उसके बाद में डेवलप किया गया, जो ऑलमोस्ट PbR322 के जैसी ही फंक्शनिंग रखता है। However, they differ in some of the restriction sites and number of ORI। ठीक है, तो यहां पर आप ORI नंबर ऑफ PbR322 इज अप्रोक्सीमेटली 20। ठीक है, द ORI नंबर फॉर PbR322 इज अप्रोक्सीमेटली 20। तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये कह रहे हैं कि हाउ आर PuC18 एंड PbR322 यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज। भाई देखिए, अब इसमें आप दो चीजें सबसे बेहतर ढंग से बता सकते हैं। भाई आप इनको मल्टीपल क्लोनिंग साइट के तौर पर यूज कर सकते हैं। आप इनके अंदर ORI जो है आप मल्टीपल क्लोनिंग साइट के अलावा सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नॉन रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने में, या ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे यूज होना है, ये दो तरीके मैंने आपको बताए, और भी जो भी इसके अंदर चीजें हैं वो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ORI मोर देन और इक्वल टू 100 है इसमें, उसमें 20 है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना एक पोटेंशियल लेवल है जिसके बेसिस पर, लेकिन कॉमन बात क्या है, ये भी आपका सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करेगा, वो भी सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करेगा। ये भी मल्टीपल क्लोनिंग साइट, एक से ज्यादा इंसर्शन कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं आप। तो किसी भी क्लोन की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उनका कॉपी नंबर किस हद तक कांस्टेंट रखना है, कितनी वैरायटीज बनानी है, सेलेक्टेबल मार्कर, वो सारी चीजें हम इससे बायोटेक्नोलॉजी स्टडीज में इस तरीके से इन हम वेक्टर्स से यूज कर सकते हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ ORI इन द अबव स्ट्रक्चर गेट डैमेज? तो वही अभी मैंने आपको बताया, कॉपी नंबर। दूसरा आपका रेप्लिकेशन ना तो इनिशिएट होगा ना रेगुलेट होगा, तो ये दो चीजें नहीं होने की हैं। और जब क्लोनिंग ही नहीं होगी तो हमारा वेक्टर का फायदा क्या है? वेक्टर का मेन काम ही ORI है, और उसके अलावा उसका दूसरा काम है आपका जो अभी मैंने आपको बताया सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखिए यहां पर ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहे हैं लेक जेड जीन हैज मैनी रिकॉग्निशन साइट्स, study the segment of DNA given below and answer the question. Allowing Applying your knowledge to palindromic sequence, identifying and mark the possible region where the restriction enzyme X will work। देखो भैया, ये सिंपल आपको दिया हुआ है और उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल क्वेश्चन है जो 100% किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल सकता है, और वही बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जी,
देखिए, GAA में आप यहां देखेंगे GCTT, ठीक है। और उसी तरीके से आप देखेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको इसके अंदर से निकालना है। वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम इसके अंदर फॉलो करेंगे और वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको इसके अंदर फॉलो अप करना है और इसको निकालना है। तो बड़ा आसान है बच्चों, ये कुछ भी इसमें नहीं करना है। उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आप जज करिए। आप जानते ही हैं कि 6 का बना हुआ होता है, ठीक है। 6 बेस पेयर्स का मिलकर बनता है। तो सबसे पहले 6 बेस पेयर जिनका दोनों तरफ सेम हो। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मैजिकल फिगर यहां पर मिल जाएगी। देखिए, इधर से चलेंगे आप 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड, सो दैट इज AAGCTT, ठीक है। और ऐसे ही 5 डैश टू 3 एंड इधर चलेंगे तो AAGCTT। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है ये। तो इसमें आपको इस मार्किंग के हाफ नंबर मिल जाएंगे, ऊपर उस तरीके से दिया हुआ है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम Y was introduced to extract gene of interest from a plant. This gene needs to inserted in the given DNA segment which has been treated with restriction enzyme X. Will there be a successful recombination? एक्सप्लेन विद रीजन। तो देखिए, बिल्कुल हो सकता है ये यहां पर अटैक करेगा और उसी तरीके से ये सेम उस वेक्टर को भी, उसी जो हम वेक्टर ले रहे हैं PUC18, उसको भी उसी जगह पर अटैक करेगा ये। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से स्टिकी एंड्स बनेंगे। उन स्टिकी एंड्स को आसानी से हम DNA लाइगेज से जोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। रीजन के साथ आप रिकॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल होगा ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द टू PUC18 and PBR322 would you prefer for biotechnology studies? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह वैल्यूएबल है। जब हमें आपका कम ORI के साथ काम करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हमें ज्यादा कॉपी नंबर या ज्यादा ORI के साथ सेलेक्ट करना है तो हम इसको लेंगे। अपनी जगह पर दोनों अलग अलग तरीके से वैल्यूएबल हैं। ऐसे ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए हम इसको लेंगे। और इसी तरीके से ये दूसरे तरीके के रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। तो प्रेफर, तो जहां तक बात है, जब हमें जैसी जरूरत है उसके बेसिस पर हमारी प्रेफरेंस है तो उसी के बेसिस पर आप उस तरीके का आंसर इसमें प्रोसीड करेंगे। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो। ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ पैरामीशिया। ये पैरामीशियम का प्लूरल बना लिया है, पैरामीशिया, competing for the same resource in the culture medium. Paramecium caudatum, that is the scientific name of Paramecium. Paramecium is this genus and Caudatum is the species, and Paramecium aurelia, ये दो अलग अलग स्पीसीज ली गई हैं इसके अंदर, were grown in separate cultures as well as in mixed culture. पहले अलग अलग कल्चर में और फिर एक साथ मिक्स्ड कल्चर में आप इनका ग्रोथ किया गया। तो ये कह रहे हैं इट वाज फाउंड दैट ईच स्पीसीज ग्रो इन नंबर्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक इक्वेशन। ये आपको दे रखा है, एक्स एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीशिया दिया गया है, किस तरीके से पैरामीशियम बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पैरामीशियम कॉर्डेटम एलोन, ये अकेला इस तरीके से ग्रोथ शो कर रहा है। और पैरामीशियम ऑरेलिया उससे काफी बेहतर ग्रोथ है जो आप देख रहे हैं। और मिक्स्ड कल्चर में आप देख रहे हैं पैरामीशियम ऑरेलिया की ग्रोथ काफी बेहतर है, और जो मिक्स्ड कल्चर में पैरामीशियम कॉर्डेटम की ग्रोथ काफी लो है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरामीशियम ऑरेलिया के मतलब कि इंपैक्ट में पैरामीशियम कॉर्डेटम ग्रोथ नहीं कर रहा है मिक्स्ड कल्चर के अंदर। तो अब यहीं पर ही कहीं ना कहीं हमारा आंसर डेवलप, क्वेश्चन डेवलप होगा जो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, विच स्पीसीज इज कंपैरेटिवली सुपीरियर, सीधी सी बात है ऑरेलिया, क्योंकि वो मिक्स्ड कल्चर में ज्यादा बेहतर
ये आ गया इसका आंसर, सपोर्टेड विद द डेटा प्रोवाइडेड इन द ग्राफ। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मिक्स्ड कल्चर में क्योंकि ऑरेलिया ज्यादा बेहतर ग्रोथ शो कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ डेज में, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डेज में आप देख रहे हैं इनकी ग्रोथ बहुत डिफरेंस है, देयर इज मच डिफरेंस इन द ग्रोथ। आप देख सकते हैं सेम लेवल पर, अगर हम 7वें दिन देखें तो दैट इज पीक पर है और यहाँ पर इसका डाउनफॉल हो गया, और 16 डेज में तो आप देख सकते हैं कि केवल ऑरेलिया की ही ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट आपका जो कॉर्डेटम है दैट अप्रोचेस टू 0। तो ये ग्राफ की मदद से आप सेम आंसर देंगे। नेक्स्ट, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर द गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एलिमिनेशन वाला आपने पढ़ा था, सेम वही प्रिंसिपल आपको इसके अंदर बताना है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये आपने चैप्टर 11 के अंदर पढ़ा है, वही सेम प्रिंसिपल आपको यहां पर लिखना है। ये फिर आपका 1 नंबर का। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन विच 2 और मोर स्पीसीज कंपीटिंग फॉर विद ईच अदर कैन को एग्जिस्ट। यहाँ रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में आपको इंपॉर्टेंट डेवलप करना है, लिखना है, जिसके अंदर फोराजिंग एक्टिविटी और अपना टाइमिंग चेंज कर देते हैं। जो मैक आर्थर ने वार्बलर नाम की 5 स्पीसीज को एक ही पेड़ पर डेवलप होते देखा, कि उसमें देखा उन्होंने अपनी हैबिटेट अलग अलग कर लिया, कोई पेड़ के नीचे हिस्से में रह रहा है, कोई उससे ऊपर, कोई फिर उससे अपर जोन पर, कोई टॉप जोन पर, और वो उसी तरीके से अलग अलग टाइमिंग पर और अलग अलग प्लांट पार्ट्स को फीड कर रहे हैं। तो उनकी फोराजिंग पैटर्न भी अलग है और उनकी टाइमिंग भी अलग है, तो वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से 1 + 1 + 2 एग्जाम्पल के साथ आप देंगे, और या फिर आप देंगे कि ग्राफ ए एंड बी shown below depict interaction between two species, which graph indicates mutualism। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज में स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड यहां पर इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो दोनों बराबर ग्रोथ कर रहे हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं एक की ग्रोथ हो रही है और दूसरे की ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है। तो इस बेसिस पर आप क्या चेक करेंगे? इस बेसिस पर आप सिंपली कह सकते हैं कि ए के अंदर दोनों स्पीसीज साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि दैट शोज द म्यूचुअलिज्म। अब देखो यहां बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान देंगे तो दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। अब सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी कह रहे हैं, उसी तरीके से म्यूचुअलिज्म भी कहता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपटीशन नहीं बन रहे, दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, उसको उनके बीच में कंपटीशन नहीं है। तो सेम उसी तरीके से ये भी एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, और इसी वजह से इस में हम कहेंगे कि ए इज शोइंग द म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। देखिए अब नेक्स्ट भाई, जितनी इस क्वेश्चन की तारीफ की जाए उतना कम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है इस बार के लिए। अब आप बच्चों अच्छे तरीके से इसके लिए सचेत हो जाइए, क्योंकि दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इस तरीके के क्वेश्चन की बिल्कुल आपको मिलने की जरूरत है, इस बार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है ये भी। देखिए, प्लेस्ड बिलो are case studies of some couples who were not able to have kids। ठीक है, उनके बच्चा नहीं है कोई भी। These couples are not ready for adoption or taking gametes for donors। ना तो ये किसी और से गैमीट डोनेट करवाना चाहते हैं और ना ही अडॉप्शन करना चाहते हैं। After thoroughly examining the cases which asserted reproductive technology, यानी कि हमें ART बताना है कौन सी यूज होगी किसमें, will you suggest to those couples as a medical expert explain briefly with justification of each case। देखिए बच्चों, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल चीजें दिमाग में रखनी है और उसको फॉलो करना है। देखिए,
पहला कपल ये कह रहे हैं यहां पर इधर फीमेल पार्टनर की रिपोर्ट है और इधर ये मेल पार्टनर की रिपोर्ट है। तो फीमेल पार्टनर की रिपोर्ट इज नॉर्मल, यानी कि फीमेल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल स्पर्म्स इन टेस्टिस, तो मेल पार्टनर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। मिसिंग कनेक्शन इन एपिडाइडिमस एंड वास डिफरेंस, भैया सीधी सी बात है, जब एपिडाइडिमस और वास डिफरेंस के बीच में कनेक्शन ही नहीं है तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो हमारे पास जरिया क्या रह गया? हमारे पास जरिया आईवीएफ के अलावा कुछ नहीं रह गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो स्पर्म है वो निकाल लिया जाएगा मेल से, जो फीमेल से ओवम, उसको बाहर फर्टिलाइज कराया जाएगा और ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर से फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हर सिचुएशन में 5 सिचुएशन दे रखी है, इसलिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, कपल 2। जैसे जैसे वो कह रहा है उसी हिसाब से फॉलो करना है, अपना दिमाग तब लगाना है उस इंटरप्रिटेशन के साथ। ये आप कह रहे हैं ब्लॉकेज इन द फैलोपियन ट्यूब और हस्बैंड की नॉर्मल रिपोर्ट है, ठीक है जी, हस्बैंड की नॉर्मल रिपोर्ट है और इसमें फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है। अब भैया देखो, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो गैमीट तो ट्रांसफर होगा नहीं, ओवम ट्रांसफर होगा नहीं, और वहीं नेचुरल तौर पर आपका स्पर्म्स भी इंसेमिनेशन हो गया तो वो स्पर्म्स भी एग तक नहीं पहुंचेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसमें भी बेस्ट वे क्या है? आईवीएफ को फॉलो करेंगे तो उसके साथ हमें बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के थ्रू। टेस्ट ट्यूब बेबी ही इसके अंदर बेस्ट उपचार है, इसका रेमेडिएशन है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कपल 3। नॉर्मल रिपोर्ट्स अगेन जैसे कपल 1 की थी, लेकिन यहां पर फीमेल की नॉर्मल रिपोर्ट है, लेकिन पुअर सीमन पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। अब आप जानते हैं, अब इसमें आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, या अब इसके अंदर आप IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, या आप इसके अंदर IC मोटिलिटी कम होने की वजह से इसके अंदर, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ICSI भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि स्पर्म को सीधा हम एग के साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरे का हो गया। नेक्स्ट, लो ओवेरियन रिजर्व। लो ओवेरियन रिजर्व का मतलब क्या है कि ओवम बनाने के लिए पर्याप्त एनवायरमेंट नहीं है, बेहतर एनवायरनमेंट नहीं है, और जो मेल है उसकी भाई नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। तो यहां पर आप फिर वही IVF, ZIFT इज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर फीमेल बेहतर नहीं, जहां भी फीमेल बेहतर नहीं कर पा रही है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ही IVF है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इन सारी चीजों में हम उसको सुधार नहीं कर सकते। जैसे यहां ब्लॉक आपका इसके अंदर कनेक्शन ना होने की वजह से था, तो यहां यहां नॉर्मल था मामला, लेकिन यहां पर इसमें ब्लॉकेज की बात करें या लो ओवेरियन रिजर्व की बात करें तो इनमें बेस्ट ऑप्शन वही है, IVF। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन इन मेल, यानी कि मेल के अंदर, सॉरी ये मेल लिख दिया है इन्होंने, फीमेल आना चाहिए यहां पर, तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, दैट विल बी फीमेल। मॉर्फोलॉजिकली हाँ जी, एबनॉर्मल स्पर्म्स है, तो अगेन आप इसके अंदर देखेंगे तो दैट इज बेस्ट इज ICSI, क्योंकि यहां ये दोनों सेम हो गए, यहां पर ये मोटिलिटी और काउंट वाला ICSI, या तो बेस्ट है उसमें सीधा आप इंजेक्ट करें, क्योंकि मोटिलिटी लो होने की वजह से अगर आप IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी यूज करते हैं तो उसमें भी तो मोटिलिटी कमी होगी, वो भी तो हस्बैंड से लिया जाएगा, क्योंकि अगेन ये शुरुआत में ही मना कर रहे हैं कि वो डोनर से गैमीट्स नहीं ले सकते। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये बात ध्यान रखिएगा, अगर IUI लिखते हैं तो वो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि गैमीट्स डोनर से नहीं लेने हैं, तो डोनर के लेंगे किसी के तो उसकी हो सकता है कि जो उसका
पैरामीटर्स हैं वो टर्म, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब बेहतर हों, लेकिन इसके ना होने की वजह से तो सिंपल एक स्पर्म को आइसोलेट करके हमें डायरेक्ट उसको इंजेक्ट करना होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस तरीके से हम पांचों के लिए अलग अलग पूरी तरीके से मेथोडोलॉजी को लिखेंगे, और इस तरीके से 1 into 5 मार्क्स यू विल गेट, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल क्वेश्चन। तो ये आपको ये बताता है कि जो चैप्टर 3 है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो भी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, और इसमें एआरटी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको 5 नंबर जैसे वैल्यूएबल क्वेश्चन की तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसी के ही और पार्ट में फिर आपको ये दूसरे ढंग से दिया गया है। अब इसमें आपको दिए गए हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी। अब ये सेम देखिए, अब इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आपको दे दी गई हैं, और प्लस आपसे पूछा गया है अगेन हाफ प्लस हाफ, उसी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो देखिए, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स, तो सर्विक्स के थ्रू हम ब्लॉक कर लेते हैं, एंट्री किसके थ्रू करते हैं आप सभी जानते हैं, वेरी इजी, दैट इज डायाफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स। मोड ऑफ एक्शन क्या है, बैरियर की तरह वर्क कर रहे हैं ये, और ये केवल फीमेल्स यूज करती हैं सर्विक्स पर। जब स्पर्म रिलीज होंगे तो वो सर्विक्स पर ही रोक दिए जाएंगे। तो दैट इज द मोड ऑफ एक्शन। तो हाफ प्लस हाफ, इस तरीके से आपको 1 नंबर मिल जाता है। स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, ये भैया आपका आईयूडीज का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज की जाती हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसमें, ज्यादातर जो आईयूडीज का कॉमन है वो है फैगोसाइटोसिस, कि वो स्पर्म्स को किल कर देती हैं। अब अलग अलग तरीके की आईयूडीज, उसके अलावा एडिशनल भी हार्मोनल लिखेंगे, तो हार्मोनल में इम्प्लांटेशन और मोटिलिटी को इनहिबिट कर देंगे, तो वो अलग अलग तरीके से आप, लेकिन एक कॉमन मोड ऑफ एक्शन जो है वो फैगोसाइटोसिस है, जो किसी भी आईयूडी के लिए आप लिख सकते हैं। इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो 72 आवर्स के बाद यूज किया जाता है, स्पेशली इसका काम है वही इनहिबिट इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को, उस टाइम पर वो रोक देंगे अगर उस 72 घंटे में ले लिया जाता है। अब इन्हें हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से आपको हाफ प्लस हाफ मिलकर 1 मिल जाएगा। टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट, यहाँ पर क्योंकि दोनों का इक्वल नंबर, यानी कि दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड हो रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोक नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो दैट इज कोडोमिनेंस, कोलीग्स, कोमेट्स, उस तरीके से कोडोमिनेंस। गिव ए रीजन फॉर आंसर, तो आप यही बात लिखेंगे कि बोथ इक्वल नंबर ऑफ एलील्स, दोनों के ही इक्वल नंबर ऑफ हेयर्स बन रहे हैं, तो बोथ द जीन विल एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ डोमिनेंस इन नेक्स्ट जनरेशन। अब उसके बाद ये कह रहे हैं विच विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक क्रॉस एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंट फिनोटाइप ऑफ द काफ व्हेन रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। तो भाई ये कंप्लीट डोमिनेंस हो जाएगी, जिसको हम आप क्रॉस बनाकर दिखा देंगे, रेड विल डोमिनेंट और रेड इज इनकम्प्लीटली, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसके अंदर 1:2:1 दोनों में ही जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा, और इसके अंदर आपका 3:1 आपका जीनो फिनोटाइप आएगा और 1:2:1 जीनोटाइप आएगा। तो उस तरीके से आप इसको समझा देंगे। तो यहां पर ये आपका हाफ मार्क का हुआ, गिव रीजन 1 मार्क का, और फिर इस तरीके से ये बचा हुआ सेक्शन आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये एज इट इज आपका क्वेश्चन उठाया गया है आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं फ्रॉम वेयर दे विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। ये सिंपली आपको दिया हुआ है, इसमें
तो इसमें सिंपली आप प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बेसिस पर इसको डेवलप कर सकते हैं। देर इज नथिंग इन इट। बड़ा आसान तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। एज इट इज दोनों वैल्यू आपको आपकी बुक में दी हुई हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स वाले सेक्शन में। देखिए जी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए आपके बोन मैरो और थाइमस। इसे अच्छे तरीके से डिफरेंस फॉर्म में आपको लिखना है, जहां पर इनका काम क्या है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करना एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। तो आपने इनके एग्जाम्पल भी दे दिए और इनका काम भी बता दिया। उसके बाद मैचोरेशन के लिए लिम्फोसाइट्स माइग्रेट कर जाती हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में, जहां पर लिम्फ आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें आप बताएंगे। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में आपका इनका काम होता है एंटीजन सेंसिटिव बनाना, उनको प्रोलिफरेट करके इफेक्टर सेल्स के अंदर बदलना। तो यही आप फ्लो चार्ट फॉर्म में, डिफरेंस फॉर्म में इनको इस तरीके से एक दूसरे के साथ डिफरेंस फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में यूज करते हुए लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका 5 नंबर का हो जाएगा। दोनों को पूरी तरीके से डायग्राम बनाना चाहें तो और बेहतर है, जो सेम डायग्राम बनना था तो उस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं कि कहाँ इनकी लोकेशन हो सकती है। ये कह रहे हैं अब नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट हाउ एन इन्फेक्टेड एनिमल सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड और रिलीज्ड। तो देखिए, अब यहां पर जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसके पीछे बेसिक आपका ये सारा लिखने के बाद आप इसके अंदर बेसिकली पूरा का पूरा जो एड्स वाला पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है वो आपको इसके अंदर दिखाना है, क्योंकि ये एड्स से ही रिलेटेड फ्लो चार्ट आपसे पूछ लिया गया है और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, इस पूरे फ्लो चार्ट को आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। नथिंग न्यू दिस इज है। तो रेट्रोवायरस, दैट्स अ काइंड ऑफ वायरस। ये एड्स का ग्रुप है, जिस एड्स वाला वायरस इसका मेंबर है, वो वायरल आयरन ये आरएनए कोर है, वो एंटर करेगा। अब यहां पर ये एनिमल सेल बेसिकली इज द मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाएंगे आप। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ये आपका जो मैक्रोफेजिस सेल का न्यूक्लियस है उससे एसोसिएट कर दिया जाएगा। अब इससे नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स बनेंगे। ये वायरल पार्टिकल्स फिर और नए वायरस बनाएंगे और ये नए वायरस फिर आगे चलकर किस पर अटैक करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो अब आप इस तरीके से ही हर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस इंटरप्रिटेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल प्रूव योर वैल्यू। आप अपने बेसिस को समझा भी पाएंगे और बता भी पाएंगे बहुत जल्दी। अब इसी तरीके से बच्चों मैं आपके साथ और दूसरे तरीके की चीजों के साथ जुड़ूंगा। आपके साथ लाइव सेशन इसी तरीके से चलते रहेंगे। आपके लिए बायोलॉजी को मैं यूं ही आसान बनाता रहूंगा और आपके लिए किस तरीके से अप्रोच करना है बायोलॉजी के साथ वो मैं आपको हमेशा समझाता रहूंगा। तो इसी तरीके से बने रहिए। हम इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहेंगे और उसको फॉर्मुलेट करते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली लाइव क्लास और दूसरे डिफरेंट तरीके के रिकॉर्डेड क्लास के साथ। इस पूरे के पूरे आगे आने वाले एग्जाम्स में आप पूरी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी तरीके के सब्जेक्ट्स का आपको हर तरीके से बहुत फायदा मिलने वाला है। हम इसी तरीके से आपके साथ लाइव क्लासेस के बेसिस पर जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में वीजे के साथ और इसी तरीके से फिर बायोलॉजी का डीजे बजाते हैं।